नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारियां हैं। इस सत्र में वैसे तो कई बिलाने हैं, लेकिन सबकी नजर महिला आरक्षण और परिसीमन पर टिकी हुई है। लेकिन इसी के लिए एक जादुई आंकड़े 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए सर हमारे साथ हैं। सर, जब हम इन नमस्कार आंकड़ों को देखते हैं जी। तो 2/3 का खेल जो है ये कहां तक पहुंचा है? ये देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो अ, 2/3 बहुमत सरकार को संविधान में संशोधन करने के लिए चाहिए, लेकिन 2/3 बहुमत की व्याख्या दूसरे तरीके से है। जैसा सामान्य लोग समझते हैं वैसा नहीं। 543 का हाउस है, अगर मान लीजिए, अब इस वक्त 540 का है। एक्टिव जो नंबर है 540 है लोकसभा। 540 में 2/3 तब चाहिए जब 540 उपस्थित हों हाउस में वोटिंग के समय। और अगर सदन में वोटिंग के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वो आधे से ज्यादा होना चाहिए। ये टोटल नंबर जो है हाउस का, उसका आधे से ज्यादा उपस्थिति हो, और जो उपस्थित है उनमें 2/3 हो। ठीक ठीक है। 17 अप्रैल को लोकसभा में वो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक गिरा था, जो परिसीमन विधेयक कहते हैं जिसको। क्योंकि उस वक्त सरकार के पास नंबर नहीं थे। बाद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आज हमारे पास नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रयास जारी रखेंगे और हम कल फिर आएंगे। उस 17 अप्रैल से 17 मई, 17 जून, 17 जुलाई और 17 अगस्त मान लीजिए मैक्सिमम। मतलब जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तब परिसीमन कानून बन चुका होगा, परिसीमन की स्वीकृति हो गई होगी, और महिला आरक्षण जमीन पर उतर चुका होगा, जान लीजिए। ठीक। तो 4 महीने में नरेंद्र मोदी ने सारी राजनीति को 360 डिग्री पर घुमा दिया। अब विषय आता है कि भाई वो नंबर कहां से आएंगे। 20 लोग लोकसभा की बात करते हैं, 20 लोग टीएमसी से आ गए, व्यवस्था पूरी हो गई, कहीं कोई उसमें दो राय नहीं, पक्के हो गए। आज तो वो सर्वदलीय बैठक में भी आए थे वो लोग, उनके चलते बवाल हो गया। फिर बाकी जो विपक्षी दल थे वो वॉकआउट कर गए, फिर थोड़ी देर बाद हालांकि वो भी आ गए। लेकिन आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त वो त्रिपुरा का छोटा सा दल जो था, गुमनाम दल, वो आज भारत के संसद भवन में अपने संसदीय कार्यालय में अपने 20 सांसदों की बैठक कर रहा है, जो टीएमसी वाले, जान लीजिए। अब 20 वो आए, 6 उद्धव ठाकरे की पार्टी के एनडीए में आए, 26 तो सीधे सीधे हो गए। पिछली बार के मुकाबले जो बढ़त है वो बता रहा हूं। डीएमके ने कहा है कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं। उन डीएमके के स्पोक्स पर्सन का एग्जैक्ट शब्द है कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, परिसीमन संवैधानिक बाध्यता है, वो होना ही होना है। हम सिर्फ जो हमारे कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, ये चाहते हैं। ठीक। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हम समर्थन कर देंगे इसका। एक दूसरी बात डीएमके ने जो महत्वपूर्ण कही वो ये कही कि हमारा स्टैंड हम खुद तय करेंगे, कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब क्लियरेंस मिल गई, भाजपा और उनके बीच में एक अघोषित सहमति बन गई। उनकी संख्या जोड़ लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है झारखंड में, उसने कहा कि एक इंडिकेशन दिया कि भाई अगर झारखंड की सीटें कम नहीं हो और किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं हो तो जेएमएम जो है वो सपोर्ट करेगा परिसीमन को, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। सीटें तो बढ़ाने के लिए परिसीमन आता, कम करने के लिए तो आता नहीं। उनकी तरफ से भी क्लियर हो गया। चौथा पांचवा कौन है? शरद पवार साहब। पवार साहब की पार्टी भी लगातार, उनकी पुत्री और सब यही कह रहे हैं कि भाई अगर कम नहीं करना है और सब राज्यों के साथ समान व्यवहार होगा तो हम परिसीमन के साथ हो जाएंगे।
और आज जब ऑल पार्टी मीटिंग के लिए पार्लियामेंट हाउस में राजनाथ जी आ रहे थे अपने मंत्रियों के साथ, किरण रिजिजू थे, जेपी नड्डा थे, सब लोग थे, तो उनको रास्ते में पवार साहब की बिटिया मिली, सुप्रिया सुले, जो सांसद हैं। उन्होंने पूरी श्रद्धा से झुक के राजनाथ जी का चरण स्पर्श किया, राजनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो उतना तो देह की भाषा भी समझ में आती है कि पैर छूना अवॉइड भी हो सकता था, प्रणाम ही बहुत है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं कि और महिला सांसद प्रणाम कर ले तब भी ठीक है। एक केमिस्ट्री को दिखाने और जताने की भी जरूरत हुई। तो 17 अप्रैल से आज तारीख है, उसके बीच में जितने दिन गुजरे हैं उसमें हर दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए लोकसभा में संख्या जोड़ी है, कभी 1, कभी 2, कभी 3। अच्छा, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, जैसे हमने एनसीपी की बात की या फिर हम जेएमएम की बात करते हैं, तो इनका जो रुख निकल के सामने आया, उससे तो ये तो पता चल गया कि अब जब बैठेंगे संसद में एक साथ तो पूरे सपोर्ट में होंगे। अगर पिछली चीज़ों को देखते हैं, अप्रैल को देखते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियां क्या थी? क्या सरकार को तो सर तभी पता था कि ये पास तो बिल नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं था। उसकी कहानी थोड़ी अलग है। अब 17 अप्रैल की जो कहानी बनी वो क्या थी, बहुत कम लोगों को पता है। किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनके कमरे में एक बैठक बुलाई गई। उसमें केसी वेणुगोपाल थे कांग्रेस से। केसी वेणुगोपाल का मतलब राहुल गांधी के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। टीएमसी के भी एक प्रभावशाली सांसद थे, समाजवादी पार्टी के भी सांसद थे, और वहां अमित शाह भी पहुंचे उस बैठक में। डीएमके भी थी। तो अमित शाह ने कहा कि अगर आप लोग इसको इंडोर्स करें, इसका समर्थन करें, तो अभी भले ही बिल में नहीं लिखा है, हम 2 घंटे के भीतर नया बिल छपवा देंगे, जिसमें ये लिखा होगा कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी। ठीक? इन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप ऐसा करा दो, हम सपोर्ट कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। हर राज्य में एक सा नपना रहे, सबकी सीटें बढ़ जाएं, आधी सीटें बढ़ जाएं। अमित शाह इस भरोसे के आधार पर हाउस में चले गए। जब हाउस में वो गए तो उनको ये स्मेल आई कि भाई ये लोग कुछ बदल रहे हैं। ठीक। वेणुगोपाल ने इस बात को हाउस में भी अपने भाषण में कहा था, उससे भी आप मेरी बात की पुष्टि कर सकते हैं। वेणुगोपाल ने कहा था कि आप 50% हर राज्य में बढ़ा दीजिए, कांग्रेस सपोर्ट करेगी। जब अमित शाह बोलने खड़े हुए तो उन्होंने इसी बात को कहा कि आप मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं फिर लौट के आता हूं 50% की गारंटी लिखवा के। ठीक। और यही शब्द नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया, गारंटी। लेकिन तब कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और एसपी, ये चारों बड़े दल बैकआउट कर गए। इन्होंने जो अमित शाह को भरोसा दिया उससे ये लोग पीछे हट गए। इन्होंने कहा नहीं जी, हमको किसी रूप में परिसीमन मंजूर नहीं। फिर जब ऐसा हो गया तो गिरना ही था। तो इसके पीछे जो आक्रामक रणनीति अमित शाह ने अपनाई बाद में, अब 17 अप्रैल के बाद से 2/3 बहुमत के लिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अमित शाह को इन 4 प्रमुख विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि हम इसके साथ खड़े होंगे, आप सिर्फ इतना करो 50% रहे हर राज्य के पास। लेकिन जब हाउस में ये बात आई तो वो चारों लोग धोखा दे गए। उस धोखे से जो खिन्नता पैदा हुई उसने आक्रामकता दे दी और फिर पार्टियां टूटी। आपने देखे कैसे टूट रही हैं, कुछ टूट चुकी, कुछ टूट रही हैं, कुछ टूटने की कगार पे खड़ी हैं।
जी। अच्छा, टूटने से एक चीज और याद आ रहा है, और क्वेश्चन भी ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति हम लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल में तो देख ही रहे हैं, क्या बिहार में आरजेडी में भी कोई टूट हो सकती है? हाँ, बिहार के 3 लालू यादव की पार्टी में 4 लोकसभा के मेंबर हैं। उनमें 3 पर चर्चा है कि भाई ये 3 बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये टास्क दिया गया कि भाई आप भी कुछ योगदान करिए इस महान यज्ञ में, 2/3 बहुमत जुटाव के लिए जो महान राजनीतिक यज्ञ चल रहा है। तो उन्होंने, ऐसा बता रहे हैं लोग, वहाँ कुछ मैनेजमेंट किया है बिहार में, आरजेडी में। अच्छा, आरजेडी के जो सांसद हैं वो भी देख रहे हैं कि उनकी पार्टी का अभी तो कुछ भला नहीं हो सकता, न लोकसभा में न विधानसभा में। विधानसभा में 25 विधायकों की पार्टी है, जरा सी है। लोकसभा में भी कोई स्थिति नहीं, 4 सांसदों का 540 के सदन में क्या हैसियत है, कुछ नहीं। न कहीं सरकार है, न कहीं रुबाब है, न रुतबा है। तो भाजपा से कहीं सीधा या अपरोक्ष रिश्ता जोड़ लेंगे तो कुछ तबीयत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा जलवा हो जाएगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। और वहाँ शायद बीजेपी ये शर्त नहीं रख रही इस बार। एक चीज ध्यान रखिए, बीजेपी किसी भी टूटने वाली पार्टी के सदस्यों से ये नहीं कहती, जो लोग टूट रहे हैं, कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। वो कहते नो, आप घूम के आइए, सीधे नहीं। पार्टी, हाँ, आप एनडीए में जो पहले से पार्टी है उसमें आ जाइए। थाली में घी गिरेगा, लेकिन मेरी ही कटोरी में न गिरो यार। आप चावल में गिरो, आप खिचड़ी में गिरो, रोटी पे लगो, लेकिन मेरे कटोरी में नहीं। एनडीए का मतलब एक थाली में कई कटोरी। एक कटोरी सबसे बड़ी भाजपा की है, भाजपा अपने में नहीं गिरा रही किसी को। टीएमसी के लोगों को त्रिपुरा वाली पार्टी का पता दे दिया, बोले जाओ यहां जाओ। उद्धव ठाकरे के 6 लोगों को एकनाथ शिंदे के घर का पता दे दिया, बोले शिंदे जी के यहाँ जाओ। वैसे ही बिहार के लिए जनता दल यूनाइटेड है, बिहार की और एनडीए की छोटी पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी, किसी भी पार्टी में आ जाइए। जब त्रिपुरा वाली में आ सकते हैं जिसके कभी कोई सांसद रहा ही नहीं, तो किसी में भी आ सकते हैं। और अगर आप सीधे नहीं भी आना चाहते हैं अभी, तो एब्सटेन तो हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खेल है, जान लीजिए। 2/3 के खेल में ये बड़ा विषय है, एब्सटेन करने वाला। एब्सटेन का मतलब हम ना यस में हैं ना नो में हैं, हम सदन में हैं। 3 लाइट्स होती हैं, लाल, हरी और पीली। लाल का मतलब खिलाफ है, हरी का मतलब साथ में है, इस बीच वाली का मतलब हम 50-50 टाइप का मामला, ना इधर ना उधर, पूरा ठीक है। वो कर देंगे तब भी सरकार को फायदा हो जाएगा। और एब्सटेन मतलब एक तो तटस्थ हो जाना और दूसरा अनुपस्थित हो जाना, वो भी एक उपाय है। जिससे मान लीजिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, विप है, मुझे जाना है और जो पार्टी ने कहा उसी के अनुरूप वोट करना है। लेकिन मान लीजिए मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में या एम्स में भर्ती हो जाऊं कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे बीपी शूट कर गया, तो फिर हो गया भर्ती, फिर थोड़ी ना पार्लियामेंट आ सकता हूं। मैं स्वस्थ ही नहीं हूं, तो अगर मान लीजिए ऐसे कुछ 10-5 सांसद अस्वस्थ हो गए किसी कारण से, अलग अलग दलों के, छोटे बड़े दलों के मिला के, तो भी जो सदस्य संख्या है वो नीचे आ जाएगी, 2/3 बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाएगा। तो अभी जो लोकसभा का सिनेरियो है एज ऑफ नाउ, जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो सिनेरियो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की सरकार लोकसभा में डीएमके को भी निगाह में अगर हम रखें और जेएमएम और लालू की पार्टी की संभावनाओं को भी दिमाग में रखें, तो लोकसभा में भी वो उस जादुई आंकड़े को छूती दिख रही है। 2-4 की कमी हो सकती है, लेकिन वहां तक वो जा रही है। एक कपिल सिब्बल ने अभी हाल में कहा, आज ही कल में, कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, अब कपिल सिब्बल भी पुराने चावल हैं, आज के तो है नहीं,
हर पार्टी में उनका रिश्ता है, राज्यसभा के मेंबर हैं, गांधी फैमिली से लेके और हर जगह उनका अपना व्यक्तिगत संपर्क है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोकसभा में बीजेपी 2/3 मेजॉरिटी जुटा लेगी। कपिल सिब्बल कह रहे हैं। हाँ। वो कुछ सूचनाएं होंगी उनके पास, हाँ, तभी कह रहे हैं। और फिर साथ में वो ये जोड़ रहे हैं कि मुझे डर ये लग रहा है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी बीजेपी जुटा लेगी तो वो परिसीमन में ऐसी व्यवस्था कर देगी कि फिर जिंदगी भर कभी बीजेपी सत्ता से जाएगी ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बीजेपी भी नहीं करी, सिब्बल साहब कह रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ एक बात जोड़ूंगा, जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा में 2/3 तो जुटा लो पहले, कह रहे हैं ना विपक्षी दल खासतौर पर, मैं उनसे कहता हूं कि ज्यादा उत्तेजना पैदा मत करिए। मान लीजिए नरेंद्र मोदी ने 2/3 लोकसभा में जुटा ही लिया, हाइपोथेटिकल बात है अभी तो, मान लीजिए जुटा, लेकिन नई बात है, ये गूगल में नहीं मिलेगी। अगर जुटा ही लिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2/3 बहुमत, तो फिर केवल परिसीमन ही क्यों? फिर तो हम जो चाहे वो संशोधन कर देंगे संविधान में। फिर तो हम संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। Why only डिलिमिटेशन? फिर तो अगर सरकार ये चाह ले और उसकी जेब में 2/3 बहुमत हो लोकसभा में, तो वो ये भी कर सकती है कि अब इस देश में हम शासन की पद्धति को बदलते हैं और अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्वीकार करते हैं, तो वो हो जाएगा। फिर परसीमन ही क्यों अकेले भाई? 2/3 से ऊपर तो कोई कसौटी है ही नहीं ना संविधान में। सदन में सबसे बड़ी कसौटी है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत हो जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो जो चाहे वो वो पारित करा देंगे सदन में। तब क्या करिएगा? लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में बंदूक आ जाएगी है, तो भाई एक ही बात तो नहीं चलेगी ना। नहीं। हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां चलाएंगे। 2/3 एक ही बार जुटाना है, एक बार जुट जाएगा फिर वो सिक्का बहुत जगह चलेगा, ये जान लीजिए, सरकार के हाथ में। हाँ, फिर स्वाभाविक है। संविधान कहता है कि भाई आपको हम में बड़ा बदलाव करना है तो 2/3 लोग हाँ बोले, उनके पास 2/3 रहेंगे, वो संविधान में बदलाव कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए विपक्ष के लोगों को ये सोचना चाहिए कि बहुत उग्र होकर नारेबाजी मत करिए। अगर ऐसा हो गया तो विपक्ष के लिए बड़ा संकट हो जाएगा, और ये केवल मंच पर अल्ल बल्ल भाषण देने वाले नेता शायद उतना ठीक से नहीं समझ रहे जितना ठीक से कपिल सिब्बल समझ रहे हैं। वो वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं। उनकी भी उम्र दराज आंखें ये समझ देख रही हैं कि दूर वो परिस्थिति बन रही है कि फिर परसीमन लागू हो जाने के बाद अकॉर्डिंग टू कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी शासन से नहीं जाएगी, उसको हटाना असंभव हो जाएगा, ऐसा कपिल सिब्बल कह रहे हैं। सोच लीजिए। तो एक बार 2/3 बहुमत जुटा लेगी भाजपा, तब फिर उसके लिए कोई एजेंडा कठिन नहीं होगा। समान नागरिक संहिता पारित करना है, एक स्ट्रोक में कर दो। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाना है, एक झटके में पारित। जितने बड़े मसले हैं सब एक बार में, मतलब जब चाहेगी तब कर देगी। सोमवार को ये मसला निपटा दिया, मंगल को वो, बुध को वो, बृहस्पति को वो, इस अंदाज में आ जाएगी फिर सरकार। रोज रोज होमवर्क नहीं करना सरकार को। कल पहला दिन है मानसून सत्र का, हो सकता है कि कल ही सरकार मैनेजमेंट पूरा कर चुकी हो, ठीक। उसका प्रदर्शन तब होगा जब वो वक्त आएगा, बिल आएगा, तब वोट होगा। तब मान लीजिए करके रख लिया और एक बार वोट हुआ और उसमें 2/3 दिख गया, तो मैं बता रहा हूं कि अगर मोदी की सरकार को लोकसभा में 2/3 बहुमत दिखा मिला तो वो क्षण
भारत के विपक्षी दलों के लिए सबसे खतरनाक क्षण होगा, सबसे ज्यादा दुखी करने वाला क्षण होगा। विपक्षी दलों के लिए ये स्थिति हो जाएगी कि अब मुंह छुपाएं तो छुपाएं कहां। अभी तो तब भी है कि भाई आप कह सकते हो अरे बड़ी बड़ी बातें ना करो, 2/3 होगा तब बताना। और मान लीजिए हो गया, हो ही गया, फिर क्या करेगा? फिर तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी कहीं। स्थिति वही बन रही है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप ये देखिए, लगभग 120 दिनों में मोदी ने संसद के अंक गणित का सारा राजनीति शास्त्र पलट दिया, सब कुछ। 17 अप्रैल 2026 की रात को मोदी सरकार बहुत खिन्न, हतप्रभ, लो मोराल के साथ खड़ी थी। सबके चेहरे बुझे हुए थे। क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई विधेयक सदन में गिरा था। और अभी 120 दिन पूरे नहीं हुए, अभी तो मेरे ख्याल से 100 दिन हुए होंगे, 100 भी नहीं हुए होंगे पूरे। आज स्थिति क्या है कि भाजपा कॉलर चौड़ा करके घूम रही है और बाकी पार्टियों को अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है कि भाई किसी तरीके से सांसद बचाओ, सांसदों को पकड़ो, सांसद ना भाग जाए। मतलब होता ना कि भाई एक अश्वमेध का घोड़ा घूम रहा है और सबको रौंद रहा है। कुछ सोच नहीं सकता था। लोगों ने प्रिडिक्शन किया था कि मोदी का अब डाउनफॉल शुरू हो गया, उनका विधेयक गिर गया, अब मोदी उतार पर हैं। उसकी 2 बार मोदी के उतार की घोषणाएं हुई हैं। एक 2024 में हुई लोकसभा चुनाव के बाद कि अब मोदी उतार पर हैं। उसके बाद मोदी ने सारे राज्यों के चुनाव जीत लिए प्रचंड बहुमत से, सब धुआं धुआं कर दिया। दूसरी बार 17 अप्रैल 2026 को कहा गया कि मोदी का मामला अब डाउन, अब उतार पर गाड़ी है और ब्रेक फेल है। मोदी ने ऐसी पलटी गाड़ी कि वो गाड़ी आकाश चढ़ रही है, पहाड़ चढ़ रही है। उसके जब 17 अप्रैल की बात हम करते हैं तो उस रात क्या स्थिति थी? दीदी का जलवा जलाल था, पवार साहब का जलवा जलाल था, उद्धव ठाकरे का जलवा जलाल था। आज ये सब कहाँ है? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, वैसी स्थिति हो गई। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि ये मानसून सत्र भारत की राजनीति में कई मील के पत्थर स्थापित करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर 2/3 बहुमत एनडीए को मिल गया लोकसभा में, तब फिर मानकर चलिए जैसा वो कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा कि कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। फिर 2/3 के बाद फिर कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा नंबर है 2/3। 2/3 आ गया तो आप राजा हो गए। जी सर, समाजवादी पार्टी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सपा के खेमे के भी कुछ सांसद हैं जो इस बिल में समर्थन में आ सकते हैं, साथ दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा हंच है, मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा समझ आता है कि चूंकि वहाँ विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ महीने का मसला है, 6-7 महीने का। इतनी जल्दी सपा कोई ऑफिशियली कोई स्टैंड नहीं बदलेगी। ऑफिशियली स्टैंड उसका वही रहेगा जो 17 अप्रैल को था। लेकिन सपा के कुछ लोकसभा के सदस्य, उनका तबीयत खराब हो सकती है, कुछ हो सकता है, कोई परिवार में समस्या हो सकती है, नहीं वो लोकसभा पहुंच पाए, तो मदद करने के कई तरीके हैं ना। अब चूंकि लोकसभा में चुनाव, लोकसभा के मानसून सत्र और उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 7-8 महीने की कुल दूरी है, तो वो ऐसा सपा कुछ नहीं करेगी कि ऑफिशियली अनाउंस कर दे साथ, ऐसा तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भाजपा से ही वहां लड़ना है उत्तर प्रदेश में। वो बड़ी उसके लिए लड़ाई है। लेकिन 5-7-10 लोग ऐसा तो कर ही सकते हैं
जैसे जब राज्यसभा का एक चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक चुपचाप भाजपा में वोट कर गए थे। बाद में फिर वो लोग भाजपा ज्वाइन भी कर लिए, उनमें से एक मंत्री भी हो गए, मनोज पांडे। तो कुल मिला के ऐसा मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी सीधे तो सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन इंडिविजुअली पार्टी के जो एमपीज हैं वो एनडीए सरकार के लिए कोई ना कोई सुविधाजनक रास्ता निकाल सकते हैं अपने पार्ट पर। उसका मैंने सबसे अच्छा उदाहरण बताया। जैसे 17 अप्रैल को जो वोट हुआ इसी परिसीमन पर, संविधान के 131वें संशोधन पर, उसमें भी 540 लोग तो उपलब्ध नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। क्यों? किसी को दस्त था, किसी को कॉन्स्टिपेशन था, कुछ तो हुआ होगा, नहीं आए। व्हिप तो सबने जारी किया था, सब पार्टियों ने, फिर भी सारे सांसद नहीं आए। जो नहीं आए वो कहां गए? कहीं तो गए होंगे। इस बार भी जा सकते हैं। पिछली बार भी भाजपा से लेके और कांग्रेस से लेके छोटी छोटी पार्टियों ने भी व्हिप जारी किया था कि अपने सांसदों से उपलब्ध रहिए वहां और मतदान में भाग लीजिए, नहीं तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। उसके बावजूद भी कुछ दर्जन लोग ऐसे थे जो नहीं आए, और नहीं आए तो नहीं आए। जब पूछेंगे भी बच्चा क्लास में नहीं आया, अगले दिन आया तो टीचर ने खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ, तुम क्यों नहीं आए? बोले मास्टर साहब लूज मोशन हो गया था। अब उसके बाद क्या करेंगे? प्राण तो नहीं ले सकते, शरीर है नहीं स्वस्थ, नहीं आए। वैसे ही लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई सभा हो दुनिया की, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि आप बीमार क्यों हो गए। बोले साहब हम तो गाड़ी में बैठने वाले थे, अचानक से चक्कर आ गया, गिर गए, इलाज देखे तो बीपी बढ़ गया, डॉक्टरों ने कहा 2 दिन कहीं मत जाइए, बेड रेस्ट भी रही है। हाँ, जैसे एक बड़ी नेता है विपक्ष की, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर को दिखाने गई और मेरे गले में सूजन है तो, और वोकल कॉर्ड में भी स्वेलिंग है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप कुछ दिन बिल्कुल मौन रहिए, बोलिए नहीं। अब लोग कह रहे हैं वो चूंकि ऑपरेशन में लगी हुई है बहुमत जुटाओ अभियान में, तो उस नाते उन्होंने बाकी सब लोग उनको संपर्क करें, उनको खोजें, उनको परसू करें कि आप मत उधर जाइएगा बीजेपी की तरफ। तो उन्होंने कह दिया भाई मैं तो हाँ ना कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे तो गले में ही स्वेलिंग है। तो अब है तो है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखना ये होगा कितने सांसद उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उतनों में ही 2/3 चाहिए। अगर 400 सांसद उपस्थित है तो 400 में 2/3, और 540 उपलब्ध है तो 500 में से। इसलिए मेरी समझ ये कहती है, मेरी पत्रकारिता की समझ ये कहती है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा में आसानी से उपलब्ध सांसदों के बीच में, मैं शब्द जोड़ रहा हूं, उपलब्ध सांसदों के बीच में 2/3 बहुमत पालेगी। जी। अच्छा, ये जो है वो देखने की चीजें होंगी। हालांकि अब जो है वो सत्र शुरू होने वाला है, कल से सत्र की शुरुआत है। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। हम लोग भी देखेंगे और उसके बाद जो भी इसमें होगा वो भी आप तक लाएंगे। धन्यवाद।